हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। मैं भी ठीक हूँ और होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉमन सीए क्लासेस पे। और हम लोग अभी जीएसटी की नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने कल जो किया था जीएसटी में, उसको हम लोग फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा था, ताकि चीज़ें दिमाग में एक जगह इकट्ठी हो जाए कि हाँ भाई ये चीज़ें कल हम लोगों ने किया था। तो भाई कल हम लोगों ने सर्कुलर नोटिफिकेशन ही किए थे और कुछ भी नहीं किया था। तो सबसे पहले किया था मोल्ड्स एंड डाइज ओन्ड बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। फिर हम लोगों ने देखा था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ, ये क्या होता था, एग्जेम्प्ट होता था। फिर हम देखे थे कि एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया तो उसके रिलेटेड क्या सर्कुलर था, वो 50,000 वाला सर्कुलर था। फिर अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पर्क्स दिया है तो पर्क्स के रिलेटेड क्या इश्यूज़ थे। तो पर्क्स अगर सभी एम्प्लॉय को मिल रहा है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसके अलावा है तो भाई उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होता था। फिर इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई इश्यूड इन एजेंट नेम। फिर हम लोग एजेंट के ऊपर देखे थे सर्कुलर कि भाई अगर एजेंट जो फर्दर सप्लाई कर रहा है अगर वो अपने नाम से कर रहा है तब तो वो शेड्यूल 1 का एजेंट है, नहीं तो वो शेड्यूल 1 का एजेंट नहीं माना जाता है। और यही चीज़ इसमें था, गुड्स प्रोकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल आर इनवॉइस्ड इन एजेंट नेम। तो जो परचेज एजेंट होता है वो अगर अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स ले रहा है तो अगर वो अपने नाम से ले रहा है तब तो वो शेड्यूल 1 का है एजेंट, नहीं तो नहीं है। फिर डेल क्रेडियर एजेंट हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, ये वही एजेंट है, कोई कुछ खास एजेंट नहीं है। इसमें भी अगर वो अपने नाम से इनवॉइस बना रहा है तो यह शेड्यूल 1 का है एजेंट, अगर नहीं बना रहा तो शेड्यूल 1 का एजेंट नहीं है। और फिर अपने लोन एक्सटेंडिंग सर्विसेज टू बाय डीसीए पढ़े थे, वो कुछ क्वेश्चन आंसर थे डेल क्रेडियर एजेंट वाले। तो वो हम लोगों ने किया था कि भाई लोन एक्सटेंडिंग सर्विसेज देगा तो क्या होगा। तो भाई अगर वो एजेंट है तो भाई अगर एजेंट है तो वो अपना अलग सर्विस दे रहा है, एजेंट नहीं है तो भाई उसका वो अलग सर्विस नहीं माना जाएगा। इस तरह करके था। दूसरा सेल्स प्रमोशन स्कीम फिर पढ़ा था हम लोगों ने कि फ्री सैंपल एंड गिफ्ट का क्या करेंगे और बाय 1 गेट 1 फ्री का जो ऑफर चलता है उसमें फिर कैसे काम होता है। क्लियर है। तो भाई ये हम लोगों ने टोटल अभी तक क्या पढ़ लिया वो ये है, ये रेलेवेंट डेफिनेशन किया, 7(1) का ए बी सी कर लिया है। 7(1)A देखिए 7(1)A का अभी एनालिसिस करना है अपने को, इसका शेड्यूल 2 करना है। 7(1)A में क्या लिखा था कि 7(1)A में ये लिखा था कि अगर 7 सबसेक्शन 1 में कोई भी ट्रांजैक्शन सप्लाई हो गई तो भाई अब वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है, 7 सबसेक्शन 1A की। तो उसमें एक शेड्यूल है, शेड्यूल 2, उसको हम लोग पढ़ते हैं आज। क्लियर, कोई डाउट? चलिए 7(1)A क्लासिफाइज सर्टेन एक्टिविटीज transaction constituting supply either as supply of goods or supply of services। ठीक, तो ये बताता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। शेड्यूल 2 टू द सीजीएसटी एक्ट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन विच हैव बीन क्लासिफाइड either as supply of goods या supply of services. This help in mitigating the ambiguities which existed in earlier टैक्स लॉज। जैसे कि पहले, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि अर्लियर टैक्स लॉज में जो दिक्कतें थी वो सॉर्ट आउट करने की यहाँ कोशिश की गई कि जैसे पहले जीएसटी आने के पहले वैट होता था। तो भाई ये वही एग्जांपल दिया हुआ है, जीएसटी आने के पहले क्या होता था, वैट होता था। तो भाई जो अर्लियर टैक्स रिजिम था तो रेस्टोरेंट जो रहते थे, जो खाना पीना खिलाते हैं, जहाँ हम लोग बैठ के जाके खाना खाते हैं परिवार के साथ, रेस्टोरेंट चार्ज करते थे सर्विस टैक्स भी और वैट भी ऑन द वैल्यू ऑफ फूड सर्व्ड, दोनों चार्ज होते थे। दिस इज सो बिकॉज बोथ सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज वेर इन्वॉल्व एंड देयरफॉर taxable event under both statutes, that is respective VAT laws and service tax law got triggered। तो इसलिए दोनों चीज़ें लगती थी।
लेकिन जीएसटी के अंदर क्या हुआ, जीएसटी के अंदर सप्लाई बाय रेस्टोरेंट इज ट्रीटेड एज कंपोजिट सप्लाई। कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई आगे हम लोग पढ़ेंगे। सिंस फूड एंड सर्विसेज इज नेचुरली बंडल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, फर्दर पैरा 6B ऑफ शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 में भी हम लोग पढ़ेंगे पैरा 6B में, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्पेसिफिकली प्रोवाइड दैट सच कंपोजिट सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। अब एकदम साफ साफ लिख दिया गया कि भैया रेस्टोरेंट की सर्विस को सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। हेंस द इंटायर वैल्यू ऑफ इनवॉइस शैल बी ट्रीटेड एज वैल्यू ऑफ सर्विस एंड लेविएबल टू जीएसटी अकॉर्डिंगली। क्लियर? तो इसलिए शेड्यूल 2 को लाने की ज़रूरत पड़ी कि भाई पहले ये चीज़ें बड़ा कन्फ्यूजिंग थी कि ये गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो भाई इसके लिए एक शेड्यूल 2 लाएगा कि भाई ठीक है, अगर 7(1) में सप्लाई हो गई तो भाई वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो देखने की जिम्मेदारी किसकी है, शेड्यूल 2 की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, शेड्यूल पे आते हैं। अब ये शेड्यूल है आपका, बेयर शेड्यूल बोल सकते हैं इसको। ये इंस्टीट्यूट देखिए कितना बढ़िया चार्ट बनाया हुआ है। पता नहीं लोग मार्केट में किताबों के पीछे क्यों भागते हैं, भाई इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़िए ना। तो भैया शेड्यूल 2 में क्या है, शेड्यूल 2 में क्या है, एक एक करके बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अब क्या है वो तो यहाँ लिखा है, देखिए क्या है वो तो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट ने इसको वाइफरकेट किया है, बहुत अच्छा काम किया है। सबसे पहली बात ये बोल रहा है ट्रांसफ़र की हम बात करेंगे। ट्रांसफ़र की यदि हम बात करें तो ये बोलता है कि एनी ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स। भाई अगर आप टाइटल इन गुड्स ही ट्रांसफ़र कर दिए, टाइटल इन गुड्स को ही ट्रांसफ़र कर दिए, मालिकाना हक ही आप दे दिए, तो भाई आपने गुड्स का ट्रांसफ़र परमानेंटली कर दिया, तो भाई वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। क्लियर है, इसमें कोई बहुत माथा मारने वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल है, शिवाजी सेल करते हैं रेडीमेड गारमेंट टू इट्स कस्टमर, उसके बदले में वो पैसा लेते हैं। अब आप कहीं से कपड़ा खरीद के लाएंगे, ठीक, तो भाई आप कपड़ा आपका हो गया, पैसा उसका हो गया, बात खत्म हो गई, सप्लाई ऑफ गुड्स है। लेकिन अगर आप विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल ट्रांसफर नहीं करते हैं, लेकिन राइट गुड्स में राइट ट्रांसफर करते हैं, या अनडिवाइडेड शेयर जो आपका है वो ट्रांसफर कर देते हैं, अनडिवाइडेड शेयर है या गुड्स में जो आपका राइट है वो ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब यूज करने का अधिकार दे देते हैं, तो भैया वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अब क्या होगा, नेक्स्ट आते हैं, ये ट्रांसफर की ही बात चल रही है अभी। अच्छा, ऊपर क्या हुआ, ट्रांसफर टाइटल इन गुड्स हो रहा था, दूसरा टाइटल इन गुड्स ट्रांसफर नहीं हो रहा था लेकिन राइट ट्रांसफर हो रहा था। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट दैट प्रॉपर्टी इन गुड्स शैल पास एट द फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज एग्रीड। भाई ये एक ऐसा ट्रांसफर है, टाइटल इन गुड्स को ट्रांसफर किया जाएगा फ्यूचर डेट पे। ये एक एग्रीमेंट है कि ये बोल रहा है कि टाइटल इन गुड्स ट्रांसफर तो होगा लेकिन अभी तुरंत नहीं होगा, एक फ्यूचर डेट पे होगा, जब मेरे को पूरा पेमेंट मिल जाएगा, जब मेरे को पूरा पेमेंट मिल जाएगा। टाइटल इन गुड्स ट्रांसफर होगा फ्यूचर डेट पे जब कंसिडरेशन पूरा मिल जाएगा। तो भाई ये इसको हम क्या बोलेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स, हायर परचेज, सेल ऑन अप्रूवल वगैरह जो होता है, ये सब चीज़ें आएंगी। तो इसमें एग्जांपल देख लीजिए, थ्रू ध्रुवा कैपिटल सप्लाइड गुड्स ऑन द हायर परचेज बेसिस टू कस्टमर, या ऑप्टिमा मैन्युफैक्चरर हैं सप्लाइड टॉयज टू रिटेलर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या होगा, सेकंड, अब ट्रांसफर वाली बात हो गई। ट्रांसफर में कितनी बातें हुई, 3। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ट्रांसफर विदाउट टाइटल इन गुड्स बट राइट ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ राइट, ऐसे समझिए, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ट्रांसफर ऑफ राइट विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। तीसरा क्या था, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स एट फ्यूचर डेट। ये 3 था, ये 3 हो गए ट्रांसफर के, 3 हो गए ट्रांसफर के। क्लियर, पहला सप्लाई ऑफ गुड्स था, दूसरा टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो भैया सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई, तीसरे में टाइटल ट्रांसफर हो रहा था लेकिन फ्यूचर डेट पे हो रहा था,
वो क्या होगी, वो भी सप्लाई ऑफ गुड्स हो गई। अब दूसरा क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग है। अब लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड दो हैं, लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड दो हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग की बात हो रही है, लैंड एंड बिल्डिंग का हम लीज पे दे रहे हैं, किस पे दे रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं, टेनेंसी दे रहे हैं। ये टेनेंसी राइट एक आगे भी आएगा, एक नोटिफिकेशन भी है इसके ऊपर, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लीज, एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, भाई लीज वगैरह पे देना, किराए पे देना। बेसिकली ये समझिए कि लैंड एंड बिल्डिंग को हम किराए पे यदि दे रहे हैं, भाई बेच नहीं रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं, तो भैया सप्लाई ऑफ सर्विस है, इजी। दूसरा है लैंड एंड बिल्डिंग का, एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग, यहां पे लैंड का था, यहां पे बिल्डिंग है, बिल्डिंग को हम लीज दे रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं या लेटिंग आउट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स होली और पार्टली। भाई देखिए यहां पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी आ गए हैं, क्योंकि यहां पे ये बता रहा है कि सप्लाई अब देखिए जीएसटी लगेगा कि नहीं, ये तो बात की बात है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सप्लाई है कि नहीं, और अगर सप्लाई है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्लियर। अब जीएसटी लगेगा कि नहीं, ये तो बात की बात है ना भाई। अब वो तो हम बाद में देखेंगे ना कि ठीक है ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेकिन अब कहीं एग्जेम्प्ट तो नहीं है, कहीं ये एग्जेम्प्ट तो नहीं है, तब हम देखेंगे। तो ये बोल रहा है कि भाई आप बिल्डिंग किराए पे दे रहे हैं, आप बिल्डिंग किराए पे दे रहे हैं, चाहे कैसी भी बिल्डिंग है, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है या रेजिडेंशियल है, भाई वो बिल्डिंग क्या हो गई, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगी। हालांकि रेजिडेंशियल वाली जो लेटिंग आउट होती है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है, बाद में हम लोग चैप्टर 4 में करेंगे। इसमें एक एग्जांपल है कि शॉप लेट आउट किया गया है बिजी मार्केट एरिया में, सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई। तो ये अपनी हो गई लैंड एंड बिल्डिंग। तो क्या क्या किए सर, सबसे पहले हम लोग क्या किए, ट्रांसफर का कितना केस किए, 3 केस। फिर लैंड एंड बिल्डिंग के 2 केस किए। क्या हुआ, ट्रांसफर के 3 केस, लैंड एंड बिल्डिंग के 2 केस, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है, वीडियो रुक रहा है ना, देखते हैं इसको ठीक करते हैं अभी। हाँ तो भैया चलिए याद दिलाइए, ट्रांसफर में सबसे पहला क्या था, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, क्या था, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक। दूसरा क्या था, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, वो क्या था, चूंकि टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर नहीं हुआ तो सप्लाई ऑफ सर्विस। दूसरा क्या था, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स एट ए फ्यूचर डेट, एट फ्यूचर डेट, क्लियर है, क्लियर। हाँ तो वो क्या था, सप्लाई ऑफ गुड्स, चूंकि टाइटल तो ट्रांसफर हो रहा है, आज हो चाहे फ्यूचर डेट पे हो। फिर क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन किराए पे देना, जमीन किराए पे देना, जमीन किराए पे देना, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस। बिल्डिंग किराए पे देना, सप्लाई ऑफ सर्विस। अब लैंड आप किराए पे दीजिए या जमीन किराए पे दीजिए, सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई, यही था ना, ओके। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट आते हैं। तीसरा बोल रहा है ट्रीटमेंट और प्रोसेस, ट्रीटमेंट और प्रोसेस। अब हम किसी और के गुड्स पे काम करते हैं, हमारा काम है कि हम किसी और के गुड्स पे काम करते हैं। जैसे दर्जी, हम उसको कपड़ा दे के आते हैं, वो हमारे दिए हुए कपड़े पे काम करके उसका शर्ट या पैंट जो भी हम उसको बोलते हैं बनाता है, ठीक। तो भाई वो हमारे कपड़े पे काम करता है। तो किसी और के गुड्स पे काम करना क्या होता है भाई, भाई उसने आपसे सामान लिया, उस पे काम किया और वो सामान आपको वापस कर दिया, मतलब दूसरे फॉर्म में, मतलब कपड़ा लिया, शर्ट का कपड़ा आपसे लिया, उसको शर्ट बनाया और आपको दे दिया, तो भाई उसका क्या लगा, वो सप्लाई ऑफ सर्विस हुई ना, गुड्स तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं हुआ।
ठीक। तो ट्रीटमेंट प्रोसेस जो तीसरा वाला है उसमें एक ही आता है अपना ये एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स, किसी और पर्सन के गुड्स पे यदि ये अप्लाई हो रहा है तो ये सप्लाई ऑफ क्या है, सर्विसेज है। ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। चलिए अब क्या है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, तो भाई तीन हो गए, तीन पार्ट हुए। पहला हुआ ट्रांसफर, दूसरा हुआ लैंड एंड बिल्डिंग। ट्रांसफर में 3, लैंड एंड बिल्डिंग में 2, तीसरा क्या था, किसी और के गुड्स पे काम करना। ये था ना ट्रीटमेंट और प्रोसेस। अब आते हैं चौथे पे, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। पहले सिर्फ ट्रांसफर था, गुड्स का ट्रांसफर था, अब यहां ट्रांसफर हो रहा है बिजनेस एसेट्स का। बिजनेस एसेट्स का ट्रांसफर चौथे में आ गया। ठीक, गुड्स का ट्रांसफर कहां आ रहा था, पहले में। बिजनेस एसेट्स का ट्रांसफर कहां आ रहा है, चौथे पे। तो आइए इसको समझते हैं। ये क्या है, इसमें कितने हैं, 1 2 2 ही है, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। क्लियर। चलिए देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। ये लिख रहा है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। तो भाई ये क्या बोल रहा है कि गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ बाई अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। भाई जो बिजनेस चला रहा है, जो बिजनेस का मालिक है, उसके डायरेक्शन पे यदि उसके बिजनेस एसेट्स बेचे जा रहे हैं तो भैया वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी कोई ऐसे वैसा बात नहीं है जो बोले थे कि ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट विदाउट कंसिडरेशन है, जिसका आईटीसी क्लेम कर लिए हैं वो सप्लाई माना जाता है, ऐसे नहीं माना जाता है। अगर आईटीसी क्लेम नहीं किए तो नहीं माना जाता। तो यहाँ पे भैया कंसिडरेशन वगैरह है, ठीक है, नॉर्मल बात हो रही है, तो इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। तो गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस सो एज नो लॉन्गर टू फॉर्म पार्ट ऑफ दोज एसेट्स। तो ये हो जाएगा सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर गुड्स हेल्ड यूज्ड फॉर द बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज और आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज फॉर एनी पर्पज अदर देन बिजनेस बाय अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। ये क्या हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गई। ये क्या हुआ भाई, बिजनेस एसेट्स का पर्सनल यूज करना, ऐसा समझिए। बिजनेस एसेट्स का यहाँ पे पर्सनल यूज हो रहा है। भैया गाड़ी खरीदी गई थी, ठीक, कार खरीदा गया था बिजनेस के लिए। अब भैया उसी कार से संडे को ये अपने बीवी बच्चों को भी ले जा रहे हैं, घुमा फिरा रहे हैं, टूर पे भी जा रहे हैं। तो भैया पर्सनल यूज करेंगे तो भाई वो जितना पार्ट ऑफ पर्सनल यूज है ना वो सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। क्लियर है। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, goods forming part of assets of any business carried on by a person who ceases to be a taxable person shall be deemed to be the supplied by him in the course or furtherance of his business immediately before he ceases to be taxable person। भाई एक सीधी सी बात कर रहा है कि भाई ऐसा है कि भाई यदि कोई बंदा अपना धंधा बेच रहा है या अपना धंधा बंद कर रहा है, यदि कोई बंदा अपना धंधा बंद कर रहा है, बेच रहा है, चाहे जो भी कर रहा है, उसका धंधा बंद हो रहा है, तो भैया उसके पास जो माल बचा है ना, उसका धंधा बंद होने से पहले बिके चाहे ना बिके, उसके बाद जो माल पड़ा मान लिया जाएगा कि वो बिक गया, मान लिया जाएगा कि वो सप्लाई हो गई। क्या हो गई, सप्लाई ऑफ गुड्स हो गई। क्या हो गई, सप्लाई ऑफ गुड्स हो गई। तो इसमें 3 हो गए सर, इसमें 3 हो गए, बिजनेस एसेट्स में 3 हो गए। पहला बिजनेस एसेट्स का ट्रांसफर, ठीक, सप्लाई ऑफ गुड्स। दूसरा बिजनेस एसेट्स का पर्सनल यूज, सप्लाई ऑफ सर्विस। तीसरा बिजनेस बंद हो गया
तो भाई जो स्टॉक बचा उसके पास, जो भी स्टॉक बचा उसके पास, वो मान लिया जाएगा कि वो सप्लाई हो गई। इसका एक एग्जाम्पल है, एक अरुण है, ट्रेडर हैं, अपना बिजनेस वाइंडिंग अप कर रहे हैं, तो एनी गुड्स लेफ्ट इन स्टॉक शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम। जो भी उसके पास स्टॉक पड़े होंगे ये मान लिया जाएगा कि वो सप्लाई है। क्लियर है? आगे बढ़ें। इसके दो एक्सेप्शन हैं। दो केस में इसके पास जो स्टॉक पड़ा है वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। वो क्या हो सकता? छोटा सा दिमाग लगाएंगे, अगर हल्का सा भी दिमाग लगाएंगे आराम से आपको पता लग जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। भाई हम धंधा अपना बंद कर दिए, अब धंधा मेरा चालू तो है नहीं, तो इसलिए जो हमारे पास स्टॉक पड़ा था भैया उसको सप्लाई मान के काम खत्म कर दिया गया, उस पर जीएसटी पेड कर दिया गया। अब तुम उस गुड्स का तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उससे मतलब नहीं, उस पर हमने जीएसटी ले लिया, सरकार का ये कहना है। अब यदि हमारा धंधा ही नहीं बंद हुआ तो हमने जैसे अपना धंधा चलते हुए फॉर्म में, गोइंग कंसर्न फॉर्म में किसी को बेच दिया, हमने अपना धंधा चलते हुए फॉर्म में किसी को बेच सकते हैं ना, तो भाई हमारा धंधा तो बंद हुआ नहीं। हमारे पास जो स्टॉक पड़ा था अब हम नहीं बेचे, अब वो तो बेचेगा ना, जब बेचेगा तो जीएसटी देगा, तो सरकार को क्या दिक्कत है भाई, इसको तो जीएसटी मिल लेने से मतलब है, तो वो तो कहेगी कोई बात नहीं भैया, तो ये हम सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर ऐसा केस हुआ कि भाई आप चलता हुआ धंधा किसी को बेच दिए, गोइंग कंसर्न बेच दिए, तो भाई साहब आपके बचे हुए स्टॉक में जीएसटी नहीं लगाएंगे। या जिसका धंधा है उसकी डेथ हो गई, तो उसका धंधा बंद नहीं हुआ, लेकिन उसका धंधा ट्रांसफर हो गया, उसके लीगल हेयर्स उसके धंधे को चलाने लगे, तो भाई धंधा तो बंद नहीं हुआ, तो भाई स्टॉक को हम सप्लाई मान के क्या करेंगे? उस केस में भी स्टॉक को सप्लाई नहीं मानेंगे। ये दो एक्सेप्शन हैं, ये देख लीजिए। बिजनेस यदि ट्रांसफर किया जा रहा है एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, क्लियर, और या बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी द टैक्सेबल पर्सन। भाई पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव उस धंधे को कैरिड ऑन कर रहा है, वो कब करेगा? जब भाई सामने वाला डिसीज हो जाएगा। क्लियर है? ये हम लोग कर लिए, 4 पॉइंट किए हम लोग। ट्रांसफर में 3 पॉइंट। आइए एक बार फटाफट देख लेते हैं। हाँ, ट्रांसफर में 3 पॉइंट देखिए। ट्रांसफर इन टाइटल इन गुड्स, क्या हुआ? सप्लाई इन गुड्स। ट्रांसफर इन राइट इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल देयर ऑफ, टाइटल इन गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई। टाइटल इन गुड्स एट फ्यूचर डेट, सप्लाई ऑफ गुड्स, तो ये हो गया ट्रांसफर की कहानी। दूसरा क्या पढ़े हम लोग? लैंड एंड बिल्डिंग में 2, लैंड को किराए पे देना और बिल्डिंग को किराए पे देना, दोनों क्या है? सर्विसेज हैं। फिर ट्रीटमेंट प्रोसेस पढ़े थे, किसी और के सामान पे काम करना, किसी और के गुड्स पे काम करना, सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स में 3 पढ़े, पहला क्या पढ़े? बिजनेस एसेट्स का ट्रांसफर हुआ तो सप्लाई ऑफ गुड्स, बिजनेस एसेट्स का प्राइवेट यूज हुआ, सप्लाई ऑफ सर्विस, और बिजनेस बंद हो गया तो जो स्टॉक बचा था वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन थे। भाई गोइंग कंसर्न आप किसी को ट्रांसफर कर दिए, या दूसरा आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपके धंधे को चला रहा है, तो भाई आपके स्टॉक को हम सप्लाई नहीं मानेंगे। आइए आते हैं 5 नंबर पे। हाँ, 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर में कोई आपका हेडिंग वेडिंग नहीं है। 5 नंबर में सीधी बात कर रहा है, 5 का ए, 5 के ए पॉइंट पे आए, तो ये क्या बोलता है कि भैया इमूवेबल प्रॉपर्टी का, देखिए इसके पहले लैंड एंड बिल्डिंग की बात हुई थी। डोंट बी कंफ्यूज। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग का स्पेसिफिकली आएगा। लैंड का अगर हम लैंड को किराए पे दे रहे हैं, बिल्डिंग को किराए पे दे रहे हैं, तो वो वहाँ कवर होगा। लेकिन उसके अलावा आप किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम रेंट पे दे रहे हैं, ठीक है, रेंट पे दे रहे हैं। लीज और, अच्छा दूसरी चीज, लीज और रेंट में भी फर्क है।
लीज और रेंट में भी फ़र्क है, टेनेंसी वगैरह में फ़र्क होता है। टेनेंसी में क्या पगड़ी सिस्टम होती है, टेनेंसी हमको प्रीमियम देना होता है, हालांकि उस केस में किराया हमारा थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन रेंट की अलग बात होती है। जैसे नॉर्मल हम लोग घर किराए पे लेके रहते हैं तो इसमें कोई टेनेंसी राइट की तो बात होती नहीं है कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, हमारा राइट है। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है भाई अगर 3 BHK का अपने को रूम चाहिए 20,000 25,000 रुपये महीना हम लोग किराया देते हैं, सीधी सी बात है। तो ये उस टाइप के रेंटिंग की बात हो रही है, सिर्फ रेंटिंग की बात हो रही है और कुछ नहीं। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की यदि हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे अब ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, ये प्रोविज़न नहीं है। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को रेंट पे देना है, प्रीसिंक्ट्स ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, मतलब जो अपने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा का वो जो जगह होता है बाहर खाली एरिया, उसको शादी ब्याह पर हम लोग नहीं पार्टी वार्टी के लिए दे देते हैं, उसको हम लोग किराए पे दे दिए। रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रॉपर्टी दी है या उनका प्रॉपर्टी हम लोग कभी कभी स्कूल वगैरह भी हम लोग नहीं ले लेते हैं किराए पे। परमिटिंग यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर प्लेसिंग वेंडिंग डिस्पेंसिंग मशीन, तो भाई क्या है, परमिटिंग यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर प्लेसिंग वेंडिंग डिस्पेंसिंग मशीन। भाई लैंड का यूज करने के लिए हम परमिशन देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ आप कुछ देर के लिए अपना मशीन लगा के अपना काम कर सकते हैं। तो भाई ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की यदि जहाँ बात आएगी ये सब सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएंगी। क्लियर है? तो 4 अलग हो गए, 5वें का ए हुआ है, अभी 5वें का बी बाकी है। 5वें का बी क्या है वो देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग शेड्यूल 3 में भी पढ़ेंगे। 5वें का बी बोलता है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। तो भाई अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किस चीज़ का, कॉम्प्लेक्स का, बिल्डिंग का, सिविल स्ट्रक्चर का अगर भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और पार्ट दे रहा, सिविल स्ट्रक्चर मतलब वो पुल वगैरह बनाना, ये सब आ जाते हैं, और पार्ट दे रहा या कुछ पार्ट ही कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर। अब उसका मतलब क्या है कि भाई उसको बना के बेचना है, भले ही पूरा बेचना हो या पार्ट में बेचना हो, एक्सेप्ट वेयर द इंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अब ये क्या बोल रहा है, इसको जरा ध्यान से पढ़िए, इसको हम थोड़ा ना हाईलाइट कर देते हैं। एक्सेप्ट वेयर द इंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इंश्योरेंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये है क्या, ये है क्या, सप्लाई ऑफ सर्विस है। देखिए यहाँ देखेंगे तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये बोल रहा है कि अगर ऐसा काम हुआ, अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं किसी कॉम्प्लेक्स का, बिल्डिंग का, सिविल स्ट्रक्चर का, जिसको आपको किसी को देना है, बायर को बेचना है, चाहे पूरा चाहे पार्ट में, तो भाई उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। उसको हम क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब कंस्ट्रक्शन का काम सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, लेकिन उस समय वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा। किस समय, एक्सेप्ट वेयर द इंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। मतलब हम जिसको माल बेच रहे हैं, मतलब जिसको अपनी बिल्डिंग, जैसे मान लीजिए हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं और उसको हम यदि कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद हमको पैसा मिले, बेच हम पहले दिए थे, पैसा हमको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद मिला। इंटायर बोल रहा है, अगर पार्ट में भी पहले मिल गया, मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के, हमने बिल्डिंग बना रहे हैं, इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है, हमारी फ्लैटें बिक चुकी हैं, लेकिन उसके बदले में हम 1 लाख 2 लाख 5 लाख ले चुके हैं सबसे, तो भाई कुछ तो पैसा ले लिए ना। तो भाई जब भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद जब हम पैसा और लेंगे तो पूरा नहीं लेंगे, बचा हुआ लेंगे। जैसे 40 लाख का फ्लैट है, 5 लाख हमने लेके बुकिंग कर ली थी, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद हम उससे 35 लाख लेंगे, 40 लाख लेंगे नहीं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड, इंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। क्लियर है?
where required by the competent authority or after its first occupation whichever is earlier। अब अगर ऐसा कुछ कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं हो पाया तो अगर मान लीजिए हम ऑक्यूपेशन दे दिए, फर्स्ट ऑक्यूपेशन मतलब चाबी दे दिए, ठीक, तो जो भी जल्दी हुआ वो डेट के बाद यदि पूरा कंसिडरेशन मिला है तो भाई ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं मानी जाएगी, नहीं तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाती है। क्लियर है? एक एग्जांपल है, कर लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? एक राठी बिल्डर है। राठी बिल्डर ने कंस्ट्रक्ट किया एक इंडिविजुअल रेजिडेंशियल यूनिट फॉर एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 1.2 करोड़ पर यूनिट। 90 लाख पर यूनिट उन्होंने रिसीव कर लिया बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड बैलेंस आफ्टर कंप्लीशन। तो भाई ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई। तो द टर्म कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आएगा? एडिशन भी आ सकता है, मतलब हमारी अगर दो माले की बिल्डिंग बनी हुई है, कॉम्प्लेक्स 2 माले का बना हुआ है, ठीक, हमने बेच दिया, हम बिल्डर हैं, उसके ऊपर हमको 2 माला और बनाना है, हम बना सकते हैं। एडिशन भी कर सकते हैं, अल्ट्रेशन भी, रिप्लेसमेंट भी, रीमॉडलिंग भी, या एनी एग्जिस्टिंग सिविल स्ट्रक्चर। चलिए, अब एक्सप्रेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब क्या होता है? जो हम लोग को कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगी, ये आपको पता ही है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब हुआ ये मीन्स गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी ऑथोराइज्ड, जो ऑथोराइज की गई है इशू करने के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड इन केस ऑफ नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ सच सर्टिफिकेट फ्रॉम सच अथॉरिटी फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग नेमली। भाई ये कुछ अथॉरिटी के नाम दिए हुए हैं, यही हम लोग की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मानी जाती हैं। सबसे पहला कौन है? एक आर्किटेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे सकता है। चार्टर्ड इंजीनियर भी होते हैं, ठीक, और एक लाइसेंस्ड सर्वेयर होते हैं, ये भी दे सकते हैं। उसके बाद अब आइए सी पॉइंट पे। हम लोगों ने 5वां पॉइंट का ए पॉइंट और बी पॉइंट पढ़ा। 5वें का ए पॉइंट क्या पढ़ा बताएं, सोचिए। 5वें का ए पॉइंट पढ़ा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहे हैं। बी पॉइंट क्या पढ़ा? कंस्ट्रक्शन और पेमेंट जो है कुछ तो पहले मिल गया है, तो ठीक है। पेमेंट कुछ तो पहले मिल गया है, क्लियर है। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आते हैं सी पे। 5वें का सी पॉइंट भी है, डी पॉइंट भी है, ई पॉइंट भी है। 5 में बहुत सारे हैं। 5वें का सी पॉइंट क्या बोलता है? ये बोलता है अगर आप टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हैं, टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हैं, किस चीज का टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हैं? कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, आईपीआर का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, ठीक है, जैसे पेटेंट वगैरह हो गए। तो इसका यदि आप टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हैं या उसका यूज के लिए परमिशन दे रहे हैं या उसके एंजॉयमेंट के लिए परमिशन दे रहे हैं, या तो टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हैं या उसको यूज के लिए आप दे रहे हैं या उसके एंजॉयमेंट के लिए आप उसको दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? किस चीज को दे रहे हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को। तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगी। क्लियर है? जैसे टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ पेटेंट, ये एग्जाम्पल हो गया। फिर नेक्स्ट है 5वें का डी, क्या बोलता है? डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडाप्टेशन, अपग्रेडेशन, इनहांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर। अब ये क्या है भाई? हम सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करवाए, डिजाइन करवाए, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडाप्टेशन, अपग्रेडेशन, कुछ भी सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, ठीक।
तो वो क्या होगा, हमारे सप्लाई ऑफ सर्विस होगी। जैसे सुविधा सॉल्यूशन डेवलपर जो हैं एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं बिजनेस फर्म के लिए, तो भाई ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगी। तीसरा, पांचवें का ई क्या होगा, एक बार फिर से बोलिए, पांचवें का ए, पांचवें का ए, पांचवें का ए क्या था, क्या था, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बी क्या था, बी क्या था, कंस्ट्रक्शन वाला, और पेमेंट पहले मिल जाना चाहिए, कुछ भी थोड़ा बहुत पेमेंट पहले मिल जाना चाहिए। सी क्या था, आईपीआर वाला, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और चौथा क्या था, हमने सॉफ्टवेयर बनवाया, डी क्या था, सॉफ्टवेयर बनवाया। फिर ई क्या है, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। हम किसी से कह रहे हैं कि आप ये काम ना करें, या हम उससे कह रहे हैं कि आप ये काम करें, या हम उससे ये कह रहे हैं कि आप ये काम बर्दाश्त करें। ठीक, या तो कोई काम करने के, या कोई काम ना करने के, या कोई काम बर्दाश्त करने के हमको पैसे मिल रहे हैं। क्या चीज, तीन काम, या तो कोई काम करने के कि आप ये काम करिए हम आपको पैसा देंगे, या कोई काम नहीं करने के, कोई काम नहीं करने के। ठीक, तो भाई ये आप ये काम नहीं करेंगे तो हम आपको इतना पैसा देंगे। ठीक, या कोई चीज बर्दाश्त करने के लिए, कोई चीज बर्दाश्त करने के लिए हमको यदि कुछ पैसा मिल रहा है, हमको यदि कुछ पैसा मिल रहा है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। इसमें एग्जांपल है, जैसे केबल ऑपरेटर है, एक केबल ऑपरेटर है। कुछ इमेज में प्रॉब्लम आ गई है, एक मिनट रुकिए जरा। हाँ, आ गया, ठीक। हाँ जी, अब एग्जांपल करते हैं। एक केबल ऑपरेटर है, केबल ऑपरेटर सखाराम है, वो एक एग्रीमेंट में इंटर होते हैं विथ केबल ऑपरेटर आत्माराम। सखाराम जो हैं आत्माराम के साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो देख रहे होंगे उनको हंसी आनी ही है कि भाई सखाराम मतलब आत्माराम का स्कूटर जो है आत्माराम से कहता है कि भाई आत्माराम जी अब आप केबल का कनेक्शन इस एरिया में ना चलाइए, ठीक है, उसके बदले में हम आपको कुछ पैसे देंगे। ठीक, कि भाई आप हमारे एरिया में केबल का कनेक्शन मत चलवाइए, तो इसको बोलते हैं नॉन कम्पीट एग्रीमेंट। ठीक, तो उसके बदले में जो पैसा मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगी। या अगर लेट डिलीवरी चार्जेस रिकवर हम लोग कर रहे हैं फ्रॉम सप्लायर फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, तो भाई सप्लायर से हमने बोला कि ठीक है आप हमको 1 महीने में इतना सामान बना के दे देंगे। अब उसने नहीं दिया, 1 महीना 10 दिन लगाया, तो हमने 10 दिन उसके एक्ट को बर्दाश्त किया, तो बर्दाश्त करने का चार्ज मेरा क्या है, लेट डिलीवरी चार्जेस। ठीक है, फिर नोटिस पे रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई फॉर लीविंग द जॉब बिफोर एग्रीड पीरियड ऑफ नोटिस फॉर लीविंग अ जॉब। भाई एम्प्लॉय है, उससे साफ साफ बोला गया कि भैया अगर आप तुम 3 साल पहले नौकरी छोड़ोगे तो 3 महीने की सैलरी तुम या तो वापस करोगे और नहीं तो 3 महीना फ्री में काम करके जाओगे, नहीं तो 3 महीना फ्री में काम करके जाओगे। तो भाई ये जो पैसा दे रहा है हमको, हम उसको बर्दाश्त करेंगे। उसका 3 महीना पहले छोड़ के जा रहा है, 3 महीना की वजह से, उसके छोड़ जाने की वजह से हमारा काम में नुकसान होगा, उस नुकसान को हम बर्दाश्त करेंगे जिसकी हम भरपाई उस एम्प्लॉय से करवा रहे हैं। क्लियर है। फिर आइए एफ पॉइंट पे आते हैं। ये तो हम लोग का ई पॉइंट हो गया। ठीक, एफ पॉइंट क्या है, ये बोलता है ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पज। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पज। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पज। भाई राइट टू यूज हम ट्रांसफर कर रहे हैं कोई भी गुड्स का, एनी गुड्स है, कोई भी गुड्स का हम क्या बोल रहे हैं, राइट टू यूज ट्रांसफर कर रहे हैं।
पर्पज क्या है? पर्पज भी कोई भी हो सकता है। वेदर और नॉट फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, या कैश भी हो सकता है, डेफर्ड पेमेंट से भी हो सकता है, अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन से भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक जनरल बात बोल दिया कि भैया कुछ भी किसी भी गुड्स के यूज करने का अधिकार, कोई भी सामान को यूज करने का अधिकार हम किसी को दिए किसी भी पर्पज के लिए, वो उसके बदले में हम पैसा ले रहे हैं या डेफर्ड पेमेंट ले रहे हैं या उसके बदले में कुछ और ले रहे हैं, वैल्यूएबल सच अदर वैल्यूएबल थिंग ले रहे हैं, तो भैया ये सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। क्लियर है? ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, क्लियर है? बढ़े आगे। पांचवें का एफ पॉइंट हो गया, तो पांचवें में एफ तक था। ठीक, एफ तक था, मतलब पांचवें में कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट हो गए। पांचवें में कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट हो गए। तो पांचवें का पॉइंट एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। क्या क्या हुआ? सबसे पहला क्या हुआ? सबसे पहला हुआ इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन। ठीक, तीसरा क्या हुआ? तीसरा बोलो भाई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। चौथा क्या है? सॉफ्टवेयर बनवाए हैं। पांचवा क्या है? कोई चीज बर्दाश्त करने का, कोई काम करने का या कोई काम नहीं करने का पैसा मिल रहा है, तो वो ई पॉइंट में आएगा। और एफ पॉइंट क्या है? एफ एक जनरल पॉइंट हो गया। किसी भी गुड्स को किसी भी पर्पज के लिए अगर आप राइट टू यूज ट्रांसफर कर रहे हैं तो भैया वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। चलिए आइए छठे पॉइंट पे आते हैं। छठा पॉइंट क्या बोलता है? ठीक, छठा पॉइंट कुछ कंपोजिट सप्लाई की बात करता है। बोलता है कि ये जो कंपोजिट सप्लाई आप नीचे देख रहे हैं, ये कंपोजिट सप्लाई आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएंगी। क्या मानी जाएंगी? सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएंगी। तो भैया फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाईज क्या है? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहला वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, एक ये भी काम है। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का क्या है देख लेते हैं। अच्छा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग हुआ या कंस्ट्रक्शन हुआ या फैब्रिकेशन हुआ या कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन का काम हुआ, अल्ट्रेशन या कमीशनिंग का काम हुआ, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, खाली सिर्फ बिल्डिंग का नहीं, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का हुआ, वेयर इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स whether as goods or in the same or other form is involved in the execution of such a contract। तो भैया इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए इन्वॉल्वमेंट ऑफ गुड्स भी है। भाई गुड्स भी लग रहे हैं प्लस ये बना भी रहे हैं तो सर्विस भी लग रही हैं। तो लेकिन ये साफ साफ बोल दिया गया, अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। जैसे हम मकान बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी बिल्डर को देते हैं, भाई हमारी ज़मीन है, हम किसी बिल्डर के पास गए कि भाई बिल्डर जी ये मेरी ज़मीन है और आप इस पर काम करिए, 2 तल्ले का मकान बना दीजिए। तो बोलेगा ठीक है, 15 लाख नींव का लगेगा और फिर उसके बाद 15 लाख रुपए आपका पर फ्लोर लगेंगे। ठीक है, तो 45 लाख हमसे बोलता है कि ठीक है 45 लाख रुपए आप हमको दे दीजिए, हम आपको मकान बना के दे देंगे। तब क्या आपको क्या लगता है कि मकान बनाना चालू करेगा तो सिर्फ अपनी सर्विस लगाएगा क्या, या हम उसको सामान देंगे क्या? हम भी दे सकते हैं, 2 कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं कि हम उससे ये भी बोल सकते हैं कि हम आपको सामान हम खरीद के देंगे, जो भी बालू गिट्टी सरिया ईंटा फीटा जो भी लगना है हम ले आके देंगे आपको। और एक काम ये भी हो सकता है, ये सब सामान आप खुद लाइए, भैया आपको हम 45 लाख रुपए दिए और हमको 2 तल्ले का मकान आप बना के दे दीजिए, बात खत्म हो गई। क्लियर? दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो भाई बिल्डर क्या अपना काम कर रहा है, हम सामान दे तो हमारा सामान यूज करेगा, नहीं देंगे तो भाई बाहर से खरीद के लेके आएगा। तो मेन उसका काम क्या है, बिल्डर का मेन काम क्या है, मकान बना के देना। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई। ठीक, तो इसीलिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। तो फिर ये क्या लिखा? सप्लाई बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर ऑफ गुड्स बीइंग फूड। अब ये किसकी बात हो रही है? इसको आप देखिए, अदर देन अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन
कंजम्पशन। भाई आप कुछ खाना खिला रहे हैं या कुछ पिला रहे हैं दारू को छोड़ के, आप यदि कुछ खाना खिला रहे हैं और कुछ पिला रहे हैं दारू को छोड़ के, तो आप क्या कर रहे हैं? सप्लाई ऑफ सर्विस दे रहे हैं। दारू तो जीएसटी में कवर ही नहीं होता है। एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी के परव्यू से बाहर है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन अब जब रेस्टोरेंट की बात करें, हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वो हमको फूड भी देते हैं, खाना भी देते हैं, और पीने के लिए क्या देते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी वहाँ मिलती हैं। हाँ, हार्ड ड्रिंक्स नहीं मिलते हैं। एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आपको रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है। तो ये किसकी बात हो रही है? रेस्टोरेंट की बात हो रही है। रेस्टोरेंट की बात हो रही है, ठीक। तो रेस्टोरेंट की सर्विस जो है एकदम क्लियरली सप्लाई ऑफ सर्विस है, एकदम साफ साफ बोल दिया गया। पहले वैट की तरह कोई झंझट नहीं रखा गया कि सप्लाई ऑफ गुड्स भी है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी है, वैट भी लगेगा, सर्विस टैक्स भी लगेगा, कुछ नहीं, सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस है। चुपचाप जीएसटी लगाओ 18%। इस केस में साथ इन लोगों का 5% है। रेट के लिए इतना माथा मारने की जरूरत नहीं है। रेट हम लोगों के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। रेट इंस्टीट्यूट एग्जाम में देती है। चलिए, ये हो गया पहला। क्या होगा? छठा का पहला क्या होगा? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा क्या हुआ? रेस्टोरेंट का। ये दोनों सप्लाई ऑफ सर्विस हो गए। सातवां नंबर क्या हुआ? सातवां नंबर हुआ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू अ मेंबर देयर ऑफ फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो ये भैया सप्लाई ऑफ गुड्स है। समझिए कि आप जिस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, भाई वो एक सोसाइटी है। जैसे मान लीजिए बनारस में एक राजश्री अपार्टमेंट है। अब राजश्री अपार्टमेंट में 4 बिल्डिंग हैं, 4 सोसाइटी हैं, ठीक। तो सोसाइटी तो एक कॉमन है और 4 बिल्डिंगों की जो सेक्रेटरी है वो अलग है। तो ये क्या है? एक वेलफेयर एसोसिएशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन लोग बना रखे हैं। तो भाई हमारा अगर बिजली का बिल आया, ठीक, तो हम उनसे यदि उसका कुछ काम करवा रहे हैं, ठीक, तो वो क्या करेंगे? उसके लिए हमसे सर्विस चार्ज लेंगे। तो वो तो सप्लाई ऑफ सर्विस हो गई। यहाँ पे क्या बात हो रही है? जैसे मान लीजिए कि जो रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी है वो क्या करती है कि भाई अपने मेंबरों के लिए जो उसके बिल्डिंग में रहते हैं, भाई अब गर्मी आ रही है, या अभी जैसे बहुत ठंड चल रही है, तो उसी का एग्जांपल लेते हैं। अभी बहुत ठंड चल रही है, तो भाई जो रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी है वो क्या करती है कि वो बोलती है कि ठीक है, मेरे पास कुछ फंड पड़े हैं, मैं एक काम करता हूँ, सारे सोसाइटी वालों से बात कर लेती है। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई जो मार्केट में 10,000 के गीजर मिल रहे हैं 5 लीटर वाले, एक जस्ट एग्जाम्पल है भैया, आपको ये ना कहेगा नहीं सर वो तो 5,000 का मिल रहा है। कोई बोले क्या सर 10,000 में थोड़ी मिलता है, 15,000 मिलता है। कुछ नहीं, जस्ट एन एग्जाम्पल है, सुनिए कृपया। 10,000 में मार्केट में गीजर मिल रहा है। अब बल्क में खरीदेंगे। हमारे यहाँ मान लीजिए कि 50 लोग रहने वाले हैं, ठीक, 50 घर हैं। 50 घर के लिए हम गीजर खरीदेंगे तो भाई हमको बहुत सस्ता पड़ रहा है, 3,000 रुपये सस्ता पड़ रहा है। 10,000 का माल 7,000 में ही मिल रहा है। तो भाई अगर अकेला कोई सोसाइटी वाला जाएगा खरीदने, ठीक, तो उसको तो 10,000 का पड़ेगा। लेकिन चूंकि हम 50 तो इकट्ठे लेंगे तो हमको 7,000 का पड़ेगा। तो ये क्या करती है? ये मेंबर्स के लिए खरीद लेती है गीज़र, ठीक है, और मेंबर्स को सप्लाई कर देती है। चूंकि ये रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी है तो या तो सेम पे करेगी या तो कुछ बढ़ा के करेगी। 7200 पे भी कर सकती है। अपने को क्या है? अपने को तो सस्ता मिल रहा है, अपने तो अकेले लेने जाएंगे तो भी महंगा पड़ेगा। अब 50 तो लेके हम क्या करेंगे? गीजर तो बाथरूम में तो एक ही है भाई, एक ही बाथरूम है, उसमें एक ही गीजर लगाना है। 50 लेके क्या करेंगे? दुकान थोड़ी खोलनी है। तो भाई इस तरह का यदि काम रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी करती है तो भाई ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। अब ये देखने वाली बात है कि भाई ये जीएसटी में आ रही है कि नहीं आ रही। ये जो काम कर रही है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। अब ये सप्लाई में आ रही है कि नहीं ये देखने का काम है 7(1) का। 7(1)(a) का काम है ये बताना कि भैया अगर 7(1) में वो आ गया तो भैया सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, हम बताएंगे शेड्यूल 2 में। क्लियर है? चलिए यहाँ पे हमारा शेड्यूल 2 खत्म हो गया। अब इसको क्या करते हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं।
क्या क्या पढ़े, 7 पॉइंट पढ़े, 7 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। साथ में बीच में सबका सब पॉइंट भी है, जैसे पहले का 3 बताइए, पहले का 3 क्या, पहले का 3 पहला क्या था, ट्रांसफर। तो सबसे पहला हुआ ट्रांसफर इन टाइटल इन गुड्स, टाइटल ट्रांसफर हो गया, सप्लाई ऑफ गुड्स। टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ, राइट हुआ, सप्लाई ऑफ सर्विस। टाइटल ट्रांसफर हो रहा है फ्यूचर डेट पे, सप्लाई ऑफ गुड्स। पहला खत्म। दूसरा, लैंड एंड बिल्डिंग में 2 थे, लैंड को किराए पे देना, बिल्डिंग को किराए पे देना। तो यहाँ रेंटिंग का शब्द नहीं है, यहाँ क्या है, लीज टेनेंसी ईजमेंट। क्या है, लीज टेनेंसी ईजमेंट। क्या है, लीज टेनेंसी ईजमेंट। तो क्या हो रहा है, लैंड का हो रहा है या बिल्डिंग का हो रहा है, तो वो दूसरे में आ गया। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे। ट्रीटमेंट और प्रोसेस की बात करें, किसी और के गुड्स पे हम काम कर रहे हैं, जैसे दर्जी हमारे कपड़े पे काम करके उसको शर्ट बना रहा है, तो ये आएगा ट्रीटमेंट और प्रोसेस में, वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। चौथा है ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। अब बिजनेस एसेट्स में कितने हैं, 3। सबसे पहला क्या है, बिजनेस एसेट्स को ट्रांसफर कर दिए, सप्लाई ऑफ गुड्स। बिजनेस एसेट्स का पर्सनल यूज हुआ, सप्लाई ऑफ सर्विस। और फिर क्या हुआ, हमारा धंधा बंद हो गया, तो हमारे पास जो स्टॉक पड़ा था उसको हम क्या मान लेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। इसमें हम लोगों ने एक्सेप्शन पढ़ा था कि यदि हमारा धंधा बंद नहीं हुआ, हमने किसी को बेच दिया है गोइंग कंसर्न पे, तो ये नहीं लगेगा क्लॉज, या हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने उसको एक्वायर कर लिया है। बस ये 2 एक्सेप्शन है। पांचवा क्या था, पांचवा का थोड़ा लंबा था, 6 पॉइंट थे। पांचवे का सबसे पहला एक क्या था, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे देना। दूसरा क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, लेकिन पैसा आपको वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले मिल जाना चाहिए था, कुछ भी पैसा, मतलब पूरा पैसा नहीं। फिर सी पॉइंट क्या था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। उसके बाद क्या था, सॉफ्टवेयर बनवाना। उसके बाद क्या था, कोई काम करना या कोई काम नहीं करना, या कोई काम बर्दाश्त करने का पैसा मिलना। ठीक, ये था 5वां। और छठा क्या था, ये एक कॉमन पॉइंट था, ये किसी भी गुड्स को किसी भी पर्पज के लिए आप किसी को दे रहे हैं, राइट इन यूज दे रहे हैं, राइट टू यूज दे रहे हैं, तो भैया वो यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस मान लिया जाएगा। जैसे आप मशीनरी देते हैं हायर पे। उसके बाद छठा पॉइंट था, छठे में दो थे, क्या थे, पहला था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा रेस्टोरेंट, सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाते हैं। फिर सातवां क्या था, वही अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, जैसे हमने अपने राष्ट्रीय अपार्टमेंट का एग्जांपल लिया, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन वगैरह है और फिर नोटिफिकेशन है, तो ये तो हम लोग अब कल करेंगे। ठीक है, और इसका रिवीजन भी हम लोग कल करेंगे। कल अभी तक जो रिवीजन हुआ है हम लोग का, कल तक की क्लास का रिवीजन हमने आज करवा दिया। अब कल की क्लास में उसी रिवीजन में आज का भी क्लास का रिवीजन जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा कि भाई हम लोग जो धागे खोल रहे हैं, धागों को समेटना भी तो जरूरी है, नहीं तो उसमें गांठ पड़ जाएगी, वो उलझ जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो भाई हम लोग धागा खोल रहे हैं तो उसको ढंग से लपेटना भी जरूरी है, ताकि वो दिमाग में बैठता जाए। क्लियर है? चलिए, तो बाकी करेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।